अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो इंतहाई एक अहम मामला है, जहां पर कल का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, फिर उसके साथ साथ उनका एक गैर मुल्की मीडिया को दिया गया इंटरव्यू है। इस वक्त जो मामला सेनेट से पास नहीं हो पाया था वो FATF मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बिल है उस पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उस पर इमरान खान साहब का ये कहना है कि अपोजिशन कहीं ना कहीं भारत का साथ दे रही है, क्योंकि भारत चाहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के ब्लैक लिस्ट में चला जाए, जबकि पाकिस्तान की जो सारी कोशिशें हैं वो ये हैं कि वो ग्रे लिस्ट से भी निकल जाए और बेहतर उसकी रैंकिंग हो। लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन है वो कहती है कि ये इस बिल FATF का नाम इस्तेमाल कर कर ये काला कानून है जो बनाया जा रहा है, जिससे शदीद मुश्किलात और मज़ीद शायद अपोजिशन को और अपोजिशन की पार्टीज़ को ग्रिल किया जाएगा। इमरान खान साहब ने अब दोबारा से हिदायत किया कि अगले हफ्ते में इजलास बुलाया जाए। उनका ये कहना है कि वो किसी भी सूरत इस बिल को पास करवाएंगे और कोई जवाज़ ही नहीं है कि ये बिल पास ना हो। लेकिन अपोजिशन एक अपना मौक़िफ़ रखती है। नॉट टू फॉरगेट, कल की जो मुलाकात थी बिलावल जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, वो इंतहाई अहम थी, और उसमें भी ये तमाम तर अपोजिशन जमातें, बिलखुसूस ये दो बड़ी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस बिल को इस शक्ल में, इस सूरत में कभी पास होने नहीं दिया जाएगा। रहबर कमेटी के आज के इजलास की बात करें या अब APC की बात करें, सवाल यह है कि ये क्या इतने जो एहतसाब का मामला और सारी चीज़ें और केसेस बनने के बाद अब जाकर ये अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, ये FATF बिल के पास ना होने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उस बिल में ऐसा क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि माजी में भी बेतहाशा मनी लॉन्ड्रिंग होती रही और वो पीपल्स पार्टी और PMLN करते रहे, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामला किया जा रहा है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से सारे मामले पर बात करें। एक तो FATF पे अपोजिशन क्यों चाहेगी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ये बिल किस तरह से उन्हें मुतासिर कर सकता है, और क्या हुकूमत जिसके पास ये बड़ा वाज़ेह तौर पर अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है सेनेट में, वो ये कह कर के हर हाल में भी पास करवाएगी, वो करवा पाएगी। क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि नंबर गेम किस तरह से तब्दील हुई और कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुकूमती फेवर में गई। तो क्या अब भी ये उनके लिए मुमकिन है, या अगर अपोजिशन डट गई है तो ये इतना आसान नहीं होगा। साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात ये भी करेंगे कि ये अपोजिशन जो कि इकट्ठी हो रही है या APC हो रही है, ये कितना टफ टाइम दे पाएगी या कितनी बात अपनी हुकूमत से मनवा पाएगी, और ये हुकूमत के लिए कितना वरीसम है या कोई ख़तरा है इनका इकट्ठा होना या नहीं है। और साथ साथ एक और अहम मामला जो जुम्मे को अब इमरान खान साहब ने जाना था, हम कराची हम पहले ही बात कर रहे थे कि वो ताख़ीर से जा रहे हैं, अब वो जुम्मे से भी एक दिन आगे हो गया, तो कि डेट कोई फाइनल हो नहीं पा रही। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कराची के अवाम सफ़र कर रहे हैं, कराची इस वक्त डूबा हुआ है। ये कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध हैं, हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं। मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा सर, और आपसे बेहतर कोई सारे मामले पर कॉमेंट नहीं कर सकता कि ये सारा मामला है क्या सर। ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बिल है, FATF कहा गया कि ये रिक्वायरमेंट है कि इस तरह की कानून साजी की जाए, अपोजिशन डट गई, उनका ये मानना है कि जी ये हमें ग्रिल करने की बात है और हम ऐसा नहीं होने देंगे कि FATF के नाम पे आप कोई भी बिल, कोई भी काला कानून, कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं है वो आप पास करवा लें। ये सारा मामला क्या और आप कैसे इसे देखते हैं सर? जी हाँ, देखिए, बहुत से पाकिस्तानियों का ख्याल ये है कि भारत और बैक पे अमेरिका, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, वो पाकिस्तान को प्रेशर में रखने के लिए उन्होंने ये FATF में नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। और पाकिस्तान को वक्तन फ़वक्तन जो मीटिंग्स होती रहती हैं वो इन पर एक्शन करके कंप्लीट करके जो उन्होंने वो उनको वो सबमिट करता जाता है। अब जो अक्टूबर में आ रही है मीटिंग, उसके लिए उसने फिर कहा है कि जी हमने चूँकि मोहलत दी हुई थी। अब ये गाइडलाइंस जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, इस पर तो कोई शक की बात नहीं है कि दहशतगर्द अगर जिसके बारे में ये कहते हैं कि FATF एक्शन ले रहा है, इस पर तो कोई शक की बात नहीं कि दुनिया के किसी हिस्से में हो उनको पैसे भी पहुंचता है, वो गैर ज़रूरी बैंक भी लूटते हैं, वो लोगों को यरगमार बनाकर भी पैसे लेते हैं, वो नारकोटिक्स ट्रेड करके ही पैसे बनाते हैं, वो लोगों से चंदा लेते हैं किसी और काम के लिए कि हम गरीबों की मदद करेंगे, पानी पिलाएंगे, लेकिन उस पैसे को बाद दफ़ा कुछ लोग डाइवर्ट कर लेते हैं टेररिज्म की तरफ।
तो ये तो हो रहा है दुनिया में। और खैर ये खुद तो अपना आप उस पर मैं नहीं जाना चाहता कि वैक्स खुद क्या करता है और किस तरह दहशतगर्द तंजीमों की खुद खुदाई करता है, पालता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के सर पे एक तलवार लटकी हुई है और अगर इसको हम कंप्लाई ना करें तो इसके बहुत बुरे भयानक नतीजे निकल सकते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने के। अब यह है कि जो गाइडलाइन वहाँ से आई है उसमें लिखा होगा कि आपने बैंकों में ये करना है एक्शन, आपने इस तरीके से इसको हैंडल करना है। वो गाइडलाइन तो वहाँ से आई है, तो उन्हीं गाइडलाइन पे बेस करके कानून बनाया गया होगा ना। अब जो अपोजिशन कहती है कि जी हमको ये टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई अपनी तरफ से तो चीज़ें ऐसी उन्होंने नहीं डाल दी होंगी जो कि स्पेसिफिक हो तो अपोजिशन लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने तो गाइडलाइन जो आई हैं FATF वालों की तरफ से कि इन लाइन्स के ऊपर आप नो योर कस्टमर बेटर, और कोई आके पैसे जमा कराए वो सबूत मांगे पैसे कहाँ से लाए हो, प्लॉट बेचा है या प्रॉपर्टी बेची है कहाँ से। आजकल ये बैंक में बहुत पूछताछ हमसे होती है, आप 1 लाख रुपए जमा कराने जाएं। तो आई डोंट नो व्हाई अपोजिशन शुड से कि ये अपोजिशन स्पेसिफिक है और इस बात पे आग मिल रहे हैं। इस पे हुकूमत की जो बात है कि ये अपने मनी लॉन्ड्रिंग जो की हुई है, इन्होंने जो बेकायदगी की हुई है, लोगों ने पैसे जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर भेजे हुए हैं, और इस पे तो कोई शक की बात नहीं है ना कि ये बाहर जो प्रॉपर्टी बन गई किस तरह बन गई। और रोज जो अखबारों में निकलता है खबर के अपने लोअर स्टाफ के नाम से 50-50 करोड़ की ड्यूटी बन गई, फलूदे वाले की बन गई, पापड़ वाले की बन गई। व्हाट इज ऑल दिस गोइंग ऑन? हम तो देख रहे हैं पब्लिक के हो क्या रहा है ये। और फिर बोले जी ऐसा कानून ना बनाए, कोई ना पूछे पैसे कहाँ गया, कहाँ से आया, ट्रेन ना मांगो ना, कोई ये हो ये हमारे खिलाफ है। अब बताइए, तो जान फंसी हुई पाकिस्तान की, अगर इस पर अमल नहीं करेगा, ब्लैक में जाएगा, तो वैसे हमारी मईशत का भट्ठा खराब है, बिल्कुल भट्ठा बैठ जाएगा। तो नहीं जन साहब, ये जो आप सारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तासुर ये मिल रहा है कि शायद ये अपोजिशन की नीयत में कोई खोट है, फिर वो कुछ गलत करते हैं तभी वो नहीं चाहते हैं ऐसा बिल कोई भी पास होना। जी हाँ, मैं तो यही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि FATF ने गाइडलाइन दी है ना ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ बनाने की। वो गाइडलाइन आपको देते हैं कि इन बेसिस के ऊपर अपना लॉ बनाइए आप, ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाए। अब उन्हीं बेसिस पे कानून बना होगा, उसके अंदर कोई ऐसा थोड़ी होगा कि अपोजिशन लीडर्स जो होंगे मुल्क के तो उनका नाम होगा या कुछ ऐसी कुछ स्पेसिफिक होगा। लेकिन जाहिर है कि ऐसा लॉ बनेगा तो फिर इन पर भी हरफ आएगा, पूछगछ होगी। इसलिए वो इमरान खान साहब का ख्याल है कि NRO मांगते हैं कि ये पुराने किस्से ख़त्म करो, माफ़ करो, NRO दो, और फिर हम आपको ये बिल में हिस्सा अपना डालेंगे पास करने का। तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। बैठ जाना चाहिए अपोजिशन को और अपना हुकूमती जो है हल्कों को, और बैठ के इस मसले को सीरियसली हल करना चाहिए। अक्टूबर दूर नहीं है, उससे पहले लॉ का पास होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही, राइटली सेड जनरल साहब। मैं मुबशर बुखारी साहब की जानिब बढ़ूंगा। मुबशर साहब, आप कैसे इस सारे मामले को देखते हैं? जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया, और जो एक मौक़िफ़ है कि अपोजिशन को ख़ुद लगता है कि शायद बहुत सारी पूछगछ मामला चीज़ें उनके लिए होंगी, इसलिए वो इसके ख़िलाफ़ हैं, या देयर इज़ मोर टू इट जो शायद हम देख नहीं पा रहे, या शायद उनके जो कंसर्न्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बजाय हैं अपोजिशन के, या बिल्कुल ही हम ओवररूल कर दें कि कोई दमखम नहीं है उनकी बात। देखिए, इसके 2 पहलू हैं अरसलान भाई। पहला पहलू तो ये कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, और पाकिस्तान ने इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बहुत हाथ पाँव मारे। उसकी मिसालें मसलन मैं आपको दे सकता हूँ। जमात-उद-दावा के लीडरान के ख़िलाफ़ केसेस हुए, टेरर फाइनेंसिंग के, उनको कन्विक्ट किया गया, सज़ाएँ मिली, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया पाकिस्तान ने। उसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ड्राइव ऑलरेडी हमारी FIA, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं और बड़ा वो उसको वॉच कर रही हैं। बहुत सारे बंदे उन्होंने पकड़े हैं, डिटेन किए हैं, और सारा कुछ वो मामला चल रहा है। उसके बावजूद क्या हुआ कि हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहे। अब सबसे पहली बात तो ये, क्या ये कानून पास करने के बाद हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे? उसकी भी गारंटी कोई नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि एशियन पैसिफिक ग्रुप की रिकमेंडेशन के ऊपर हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया। उसमें इंडिया का बड़ा असर व रसूख था, लेकिन हमारा दोस्त चाइना भी उसमें मौजूद था, उसी एशियन पैसिफिक ग्रुप में, और वो रिकमेंडेशन ग्रुप की तरफ से गई थी, यानी हमारे दोस्तों की तरफ से भी रिकमेंडेशन आई थी। जिसके बाद हमारे बैंकिंग सेक्टर के जो मैकेनिज़्म है, बहुत एतराज़ात हुए,
और वो हमने ठीक कर लिया। आज अरसलान साहब के अकाउंट में कोई भी अमाउंट आएगी, जैसे जनरल साहब ने फरमाया, वो बैंक ऑफिसर ही इतनी उसका ठोक बजा के रिसीव करता है कि उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। मज़ीद ये कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और FIA और दूसरे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो बहुत वॉचफुल हुई हैं इस हवाले से। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो अभी जो है उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। हर दिन हमें प्रेस रिलीज़ आती हैं हवाला हुंडी के हवाले से, आज इतने बंदे पकड़े गए फ़लाँ इलाके से, फ़लाँ इलाके से, फ़लाँ इलाके से। सो ये ज़ाहिर करता है कि हम बहुत सीरियस हैं FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। अब आते हैं कि अपोजिशन को क्या मसला है। देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक इसमें कुछ शिकें ऐसी शामिल हैं कि अगर वही नैब वाला सिलसिला कि किसी पे रेफरेंस फाइल कर दिया तो इल्ज़ाम को ठोक बजा के देखने की बजाय बंदे को पहले कस्टडी में लें, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से उसे जैसे भी ग्रिल करना है कीजिए और फिर उसका चालान पेश कीजिए, और वही हो कि बंदा जो है मिसिंग पर्सनस में आ जाए या इलीगल डिटेंशन में रहे बहुत लंबा अरसा और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ निकले भी कुछ ना। इसमें भी ऐसी शिक है कि किसी पे भी आप मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस लगा के उसे उठा सकते हैं। जहाँ तक रहा अपोजिशन का मामला, हमारे पास ऐसे लॉज मौजूद हैं कि अगर हमारे पास एविडेंस है कि अपोजिशन लीडर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन्हें आप कोर्ट्स में ले जाके कन्विक्शन उनकी करवा सकते हैं, उसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं। अब चूंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मिसिंग पर्सनस का मामला एक बड़ा ग्रेव इशू है और इस कानून के तहत अपोजिशन को ये खौफ है कि वो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रेपुटेशन जो है वो मज़ीद ख़राब होगी। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पे रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा रूम ऑफ इट कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपोजिशन के ख़िलाफ़ गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, गो के पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि उनकी कोई बदनीयती होगी या वो नहीं चाहेंगे कि ये पास हो, लेकिन विद लिटिल बिट ऑफ अमेंडमेंट यकीनन उनको इस बात पर एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो एक ज़ाहिर FATF की तरफ से जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि अगर कुछ चीज़ें कही गई हैं, पर नॉट टू फॉरगेट कि जो एक सारा मामला इस वक्त मुल्क में चला आ रहा है और जो एक अपोजिशन का मौक़िफ़ है एहतसाब को लेकर, उसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं ये है कि कहीं उनके ख़िलाफ़ ये सारा मामला इस्तेमाल ना किया जाए। मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। वेलकम गुल साहब। बात कर रहे हैं इस वक्त FATF के मामले पर और जो इस वक्त अपोजिशन डटी हुई है कि हम नहीं चाहेंगे इसको किसी भी तरह से पास होने देना, और इमरान खान साहब ने कहा हम हर सूरत में पास कराएंगे। नंबर गेम बड़ी वाज़ेह है सेनेट में, वहाँ पर उस एतबार से उनके लिए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन होने को यहाँ कुछ भी हो जाता है, कहाँ से वोट किस तरफ चले जाते हैं। हाउ डू यू सी इट, कितना मुश्किल होगा ये हुकूमत के लिए और अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस हद तक बजाएं इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ तो पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर सारा काम चल रहा है। FATF के लिए ठीक है कि कुछ उसके अंदर नुकात हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इस किस्म के कवानीन जो हैं उनका इतलाक़ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास वो मैकेनिज़म्स नहीं हैं, हमारे पास उस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं हैं, उस तरह के वसाइल हमारे पास मौजूद नहीं हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। लेकिन FATF के हवाले से ही अगर बात की जाए तो जो इंपीरियल पावर्स हैं, क्या उनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती? सबसे ज़्यादा बड़े बड़े केस कहाँ पकड़े जाते हैं? क्या पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं या यूरोप और अमेरिका के अंदर पकड़े जाते हैं? तो उस हवाले से जो पाकिस्तान है, ज़रूरी नहीं है कि जो यार्ड स्टिक आपने रखी हुई है यूरोप अमेरिका के लिए वही पाकिस्तान के ऊपर भी एप्लीकेबल हो। ये तो एक बात है। जहाँ तक हुकूमत की बात है, वो तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन का कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर चोली दामन का साथ है। कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उसके बदले में कुछ लिया जाएगा। पास तो कराना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। नेचुरली पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ीन जो हैं उनको भी ये एक देखें ना, एक लटकती तलवार तो है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ जलमुइन हैदर साहब यहाँ मौजूद हैं, मुबशर साहब मौजूद हैं, दोनों बड़े सीनियर लोग हैं और वो इस चीज़ को शायद एग्री करें इस बात से कि हमें थोड़ा सा वक्त दे देना चाहिए। अगर हम ट्रंप साहब के इलेक्शन का और जो नवंबर में बस मज़ीद उसके ऊपर आ जाएगा। गुल, आप समझते हैं कि वक्त देने की गुंजाइश है हमारे पास? ऑलरेडी वी आर इन द ग्रे लिस्ट। वो आपको दबा रहे हैं, टाइम बाय कर सकते हैं, दबा रहे हैं आपको। ब्लैक लिस्ट में डाल के कैसे कर सकेंगे? एक न्यूक्लियर कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे? कैसी बात है ये असल में
आप ब्लैकमेलर के यहाँ जब ब्लैकमेल होना शुरू होते हैं तो देयर इज़ नो एंड टू इट। आप गिरते ही जाते हैं, रोलिंग स्टोन बन जाते हैं विच नेवर गैदर्स मास। इसलिए ज़रूरी इस बात के ऊपर है कि थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा उसके ऊपर एक बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाए और अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए कमेटी बना दी जाए, एक पॉलिटिकल रास्ता अपना तो लिया जाए, जिसको जमहूरियत को जिसको अमेरिका भी मानता है, जिसको दूसरे मगरबी ममालिक भी मानते हैं, उनको बताया जाए कि हमने एक अपना ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसके ऊपर हम जा रहे हैं, हमने काम शुरू किया है, हमारे ऊपर मजबूरियां हैं, प्रेशर्स हैं। अब आप जब उनको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो हैप हैज़र्ड काम जो होते हैं वो हमेशा उसके अंदर बुराई निकलती है। इसलिए पहली बात यह है कि FATF के जो हवाले से मामलात हैं ये तो जो छोटे ममालिक हैं उनको कसने के लिए ये सारे कवानीन बनाए गए हैं। माजी में भी लेकिन हैविंग सेड दैट कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे इदारे जितने मजबूत हैं, जिस तरह हुकूमत और हमारी जो इदारे हैं वो एक पेज पर हैं, वो नहीं समझ रहे कि हमें दबाया जा रहा है तो वो टाइम बाय कर लें या इतना आसान हो तो ज़रा थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन कर दें मामले को। दे डोंट अंडरस्टैंड इट, डू यू थिंक? इदारे और हुकूमत तो हमेशा एक पेज पे हुआ करते हैं। कौन सा ऐसा इदारा है जो हुकूमत के ताबे नहीं होता? लेकिन फिर वक्त जब गुजरता रहता है तो पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह जाता है, जिसके बाद आपके तहफ़्फ़ुज़ात डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जो बात कर रहा हूँ, टाइम बाय करने के बहुत सारे तरीके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर उनको हमारी ज़रूरत है, हम वहाँ टाइम बाय कर सकते हैं, हम अपने चाइना को, लेकिन ठीक है मुबशर साहब ने ये बात कहा कि वो एक ग्रुप की तरफ से हमारे ऊपर एक आया मामला, लेकिन साथ ही साथ ये कि हम नेगोशिएशन का दामन जो है उसको ना छोड़ें और साथ ही साथ हम जितना टाइम बाय कर सकते हैं प्रेशर्स आपके ऊपर कम हो जाएंगे। और दूसरी बात इसमें जो अहम है वो ये है कि FATF से पहले क्या हमारे ऊपर दीगर कवानीन लागू नहीं होते रहे माजी के अंदर? सिमिंगटन आया, प्रेसलर आया, CTBT आया, FMTC आया, CWC के ऊपर बात हुई, ये वो सारे हैं जो हमने प्रेशर्स गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर पहाड़ नहीं टूट गया। ठीक। आई एम श्योर दैट अ न्यूक्लियर कंट्री कैन नॉट बी पुट इनटू ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ओके, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे जी, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं जल साहब की जाने बढ़ूँगा। जल साहब, दो पहलू हैं, एक तो इस वक्त ये जो कानून है इसको लेकर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दो बड़ी जमातों के, छोटी जमातों के, दूसरी जानिब दीगर मामलात भी हैं। कल जिस शहर में आप मौजूद हैं वहीं पर शहबाज शरीफ साहब आए। अब तमाम तर हम कल से बात करते आ रहे हैं, वो पेट फाड़ना, लड़काना की सड़कों पर घसीटना और फिर उसके बाद जिस मोहब्बत और प्यार से खलूस से कल मिलना, तो एक तो बात जन सब वाज़ेह हो जाती है कि सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, कोई बात आज की कही हुई कल किसी भी वक्त किसी भी तरीके से तब्दील हो सकती है। और इसी की जो यही तस्वीर है ये कल हमने देखी जब शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई। आप कैसे देखते हैं इसे? ये मैं तो इसको एक्सपीरियंसी के तौर पे ही देखता हूँ कि दो जमातें हैं जो हमेशा एक दूसरे को अपोज करती हैं और एक दूसरे के बाद वो पावर में आती हैं। और केसेस जो हैं जो बने हुए हैं इस वक्त, हम इमरान खान साहब के ज़माने में तो हार्डली कोई नया केस बना हुआ है, कैन नॉट से मे बी फ्यू। ये जो सारे केसेस जो बने हुए हैं इन्होंने एक दूसरे पर बनाए हुए हैं और ये तकरीरों के लोग क्लिप भी आपको पता आजकल दिखाते रहते हैं दोनों तरफ के। तो लोग तो ये समझेंगे कि ये एक्सपीडियंसी है, ये अपने कोई ज़ाती मफाद है जिसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और ये लफ्ज़ जो मैं कम से कम इसको इजी फील नहीं करता जब वो कहते हैं कि अभी हम इकट्ठे होकर टफ़ टाइम देंगे। तो क्यों टफ़ टाइम दे रहा हो हुकूमत को? मुश्किल वक्त में हुकूमत, मईशत ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप अपना पॉजिटिव मस्बत वे में हिस्सा डालें, कोई डायलॉग करें। इसमें हुकूमत की भी मैं समझता हूँ कोई कमज़ोरी है कि हुकूमत ने एक फ़िज़ा अच्छी कायम नहीं की जिसके अंदर डायलॉग आपस में हो सके, जिसमें कोऑपरेशन हो सके, जिसमें एक दूसरे के साथ बातचीत हो सके। क्योंकि तमाम लोग जो है मैं देखता हूँ कि जो हुकूमत में है तहरीक इंसाफ के,
वो ज़्यादातर ब्लेम गेम और ज़्यादातर एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जा रही होती है। मुल्क के जो असली मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू कम होती है। तो डायलॉग क्रिएट करने के लिए और कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए और सबको साथ लेकर चलने के लिए मुल्क के मफाद में, चाहे एफएटीएफ की लेजिस्लेशन हो या मईशत के दूसरे बड़े फैसले हो, उसमें सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है। बेस्ट पार्लियामेंट जनरल साहब इस वक्त आपने बिल्कुल बजा फरमाया और आपने सही कहा कि जो गलती इस वक्त खुद हुकूमत की भी है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है और आज हमें अपोजिशन के लोग ये बात कहते हैं कि याद कीजिए हमारी वो एक शुरू की तकारीर जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने कहा था कि कॉपरेशन के लिए तैयार हैं, जब हमने मिसाक़े मईशत की बात की थी, हमने तो सब मुमकिन कोशिश की, ये हुकूमत ने ही कुछ नहीं किया। तो ये 50-50 है, दोनों तरफ इल्ज़ाम थोड़ा थोड़ा दिया जाए या मुकम्मल इल्ज़ाम हम हुकूमत को ही दें जिसने वो बड़ेपन का मुजाहरा ही नहीं किया कि वो सबको साथ लेकर चले। ऑपोजिशन गो के चाहती थी, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड है। जी मेरे ख्याल से इसमें जो हुकूमत में होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जब एक दफ़ा वज़ीर आज़म इलेक्ट हो जाता है या वज़ीर आला इलेक्ट हो जाता है, वो पूरे सूबे का या पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, उसको सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। और तमाम पार्टियां जो हैं उसमें सबके सब लोग जो हैं उन सब पर केसेस नहीं हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें पॉजिटिव مثبت सोच के आदमी भी हैं, और जो ज़रा बैठे हुए फ्रेंड्स पर ग्रे लाइन में उनके साथ डायलॉग करके एक बामकसद तरीके से बढ़ा जा सकता है, आगे उनको समझाया जा सकता है। उसके लिए सही माहौल क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर माहौल क्रिएट हो तो ये मसले फिर इस किस्म के एफएटीएफ के जो है लेजिस्लेशन के नहीं खड़े होंगे रोज़ रोज़। मुबशिर बुखारी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कैसे देखते हैं कल के वो मनाजिर जो कि याद रखे जाएंगे, जिस तरह से बहुत सारी जज्बाती तकरीर आज तक हमें याद हैं, गो कि उनको 8 साल 7 साल हो गए, इसी तरह ये मनाजिर भी याद रखे जाएंगे और फिर कल को क्या सियासत होगी? अब क्या ये बात तय हो चुकी कि इट इज़ वन पार्टी दैट इज़ पीटीआई वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पार्टीज़, इट इज़ नो मोर पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई? अब ये एक नई डायमेंशन क्या बन गई? देखिए, कल वाले जो एपिसोड है उस पर अचंभे की बात कोई नहीं है। 90s की सियासत याद कीजिए, जब मुस्लिम लीग नवाज़ ने तकरीबन 20 के लगभग केसेस बनाए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, और उसके बाद बड़ा खूबसूरत मंजर था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड में लंदन में साइन हो रहा था, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा और आसिफ जरदारी और इनके लीडर्स जो थे वो स्टालवर्ड्स मौजूद थे वहाँ पे। तो वो भी एक बड़ा तारीखी लम्हा था। उसके बाद दोबारा ये इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट भी मुबशिर भाई, उस वक्त तो एक जवाब इनके पास ये था ना कि वो डिक्टेटरशिप को फाइट कर रहे हैं। अब क्या जवाब है? अब तो ये इट इज़ ऑल पॉलिटिकल। जी, मैं दूसरी तरफ भी आ रहा हूँ ना। अब देखिए, इमरान खान साहब के अगर आप स्टेटमेंट देखें अबाउट चौधरी परवेज़ इलाही के बहुत बड़े माफिया के वो लीडर हैं, और मैं रिपीट नहीं करना चाहता चूँकि शेख रशीद साहब के बारे में जो वो फरमाते थे, तो आज तो दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो आप तो बात का जवाब खुद ही देगा अरसलान भाई कि पाकिस्तानी सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, कोई मुस्तकिल दुश्मन और कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता। ये बुनियादी तौर पे जो है वो गेम ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तानी सियासत। इसमें कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन, ये सीन तो चलता रहता है। जो असल में अपोजिशन के साथ कोऑपरेशन का मामला होता है उसमें हमेशा लीड लेती है हुकूमत। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, और अब्दुल्ला भाई भी यकीनन सेकंड करेंगे, जिस दिन से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है इन्होंने अपने आप को एक बहुत एग्रेसिव मोड में रखा हुआ है। और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के हवाले से एक तो होता है किसी एक तरफ आप टारगेट कर लें और चलें उसके साथ कर लें, वो पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या पीएमएलएन हो, सबके हवाले से एक तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है। और यही वजह है, चूँकि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, सिर्फ वो ट्रेजरी का लीडर नहीं होता, वो अपोजिशन पार्टीज़ का भी उतना ही प्राइम मिनिस्टर होता है जितना वो अपनी पार्टी का होता है। तो खान साहब को चाहिए था कि
इन ऑफर्स का जो आपने मेंशन की पॉजिटिव जवाब देते और बल्कि एक माइल अहेड जाके उनसे कोई नेगोशिएशंस करते तो बहुत अच्छे तरीके से मामला चल सकते थे। मिसाके मईशत की आपने बात की, फिर कोविड में आपको याद होगा बिलावल ने इकट्ठे काम करने की बात की, लेकिन उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में अभी भी वक्त जो है वो है हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास और अपोजिशन के पास कि मिलकर बैठें। लेकिन बात वही है कि इसमें खान साहब को अपने रवैये में लचक पैदा करनी होगी। अगर इसी रवैये के साथ चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि जल्द ही जो है वो एक स्ट्रीट में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जो पुरानी चलती है टसल वो जारी रहेगी। तो उनको अपने रवैये पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। नज़रसानी बड़ी अच्छी बात की। गुल साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक मौक़िफ़ होता है और मैं खान साहब को बड़ा अप्रिशिएट इस बात के लिए करता हूँ कि अगर ये मौक़िफ़ रखते हैं कि मैंने पीपल्स पार्टी और PMLN के ख़िलाफ़ एक क़ुव्वत बन के मैं उभरा हूँ, मेरा इनके बारे में एक मौक़िफ़ है, तो कुछ भी हो जाए मैं उसको तब्दील नहीं करूँगा और मैं इनका एहतसाब करूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बात। मैं ऑन द अदर साइड ऑफ इट देखता हूँ तो अभी जिस तरह मुबशिर साहब ने फरमाया, उनका मौक़िफ़ काफ लीग के बारे में भी था, उनका मौक़िफ़ MQM के बारे में भी था। मुबशिर भाई ने ये अल्फाज नहीं दोहराए, मैं दोहरा देता हूँ। बड़ा मशहूर ज़माना वो क्लिप है जहाँ पर उन्होंने कहा मैं शेख रशीद को अपना चपड़ासी ना रखूँ। अगर यहाँ पर वो तब्दील हो सकते हैं इसलिए कि हुकूमत फॉर्म करनी है, तो अब मुल्क चलाना है तो कुछ चीज़ों पर वो क्यों नहीं अपोजिशन को भी साथ लेकर चल सकते या चल सके 2 साल में। यहाँ पर क्या हर्ज हो जाना था। वो अगर MQM आज आपके साथ बैठी है, शेख रशीद आज आपके मेन आपके वज़ीर हैं, काबीना में सबसे ज़्यादा बातचीत करते हैं, काफली आपके साथ सब कुछ है, तो फिर यहाँ पर क्या फ़र्क हो जाना था। आप तो वैसे ही हट गए अपने तमाम तर खुद के बनाए हुए असूलों और की हुई बातों से। तो ये 2 तब्दीलियों से कितना फ़र्क पड़ता? देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री अगर आप काम करना चाहें, लेकिन आप मैग्नैनिमिटी शो करें ना फिर। लेकिन अगर आप मैग्नैनिमिटी ही ना शो करना चाहें और आप इतने पैटी इश्यूज़ के ऊपर चले जाएं, जहां पहली बात यह है कि क्या आपकी हुकूमत मजबूत है, तो उसके ऊपर गौर करें कि हुकूमत में तो इधर उधर के लोग आए हुए हैं जो आपके नज़रियात के साथ, खुद ही आपने शेख रशीद साहब का बात कर दी, इसी तरीके से दीगर लोगों की आपने बात कर दी, तो वो लोग आज साथ बैठे हुए हैं ना। और आई एम श्योर कि अगर जिस दिन वक्त आया उस दिन नवाज शरीफ साहब भी साथ बैठ जाएंगे। क्या नवाज शरीफ साहब जो गए हैं वो क्या हुकूमत की मर्ज़ी से नहीं गए? आज बड़ा वावेला हो रहा है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट ना। हम चलें उस बात में, हम सियासत में नहीं पढ़ते, लेकिन जो दूसरे चंद मामलात हैं जिसके अंदर हमें गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि क्या ये पहली दफ़ा होगा कि अपोजिशन के साथ हुकूमत बात करेगी? अभी मुबशिर भाई ने बात की दीगर मामलात पे बैठने की। क्या कोविड इतना बड़ा इशू था जिससे हमारी तकरीबन 6,500 लोगों की जान जो है वो चली गई, जो कि मतलब जो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं? क्या उसके ऊपर अपोजिशन के साथ बैठ के जॉइंटली कोई एक प्लान डिस्कस किया गया? कश्मीर अलहदा हो गया, एनेक्स कर लिया, उसके ऊपर कोई हमने बैठ के बात करने की कोशिश की अपोजिशन की? बिलावल भुट्टो जरदारी को और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को अगर ले के जाया जाता मुजफ्फराबाद उस जलसे के अंदर, तो इंडिया को क्या मैसेज मिलता, दुनिया को क्या मैसेज मिलता कि पाकिस्तान इज़ ऑन वन पेज व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? लेकिन हमने ये पैगाम नहीं दिया। आज हम अपने मफादात के और अपनी हमारी ज़ात इतनी अना हमारी इतनी बढ़ चुकी है कि हम कहते हैं मुल्क बेशक दाव पे लग जाए, कराची पूरा डूब गया है। जलमोइन हैदर साहब जो है वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मेरे अंकल भी हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये माजी में भी ऐसे ही होता था? इतनी बैड एडमिनिस्ट्रेशन थी? और क्या ये हकीकत नहीं है कि 202 किलोमीटर का जो इलाका है वो फेडरल के नीचे आता है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका आता है? क्या उसके अंदर काम हुआ, डेवलपमेंट का काम हुआ, वो जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी? फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द कराची, बट ये तो हकीकत है ना। अब मसला ये है कि कराची एक तरफ है, लेकिन जो है वो सियासत चल रही है। माजी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, माजी में भी बहुत सारे सदूर और प्राइम मिनिस्टर्स जो है कराची का दौरा करते रहे, लेकिन एक जामे लेजिस्लेशन जिसकी ज़रूरत है आज, वो आपने नहीं की। और इसी तरीके से आप अगर FATF के मामले पे क्यों नहीं हम एक कानूनी रास्ता, जमहूरी रास्ता, जो एक लेजिस्लेशन के ज़रिए है, चाहे कोई भी अच्छा कर लें या बुरा कर लें, लेजिस्लेट तो करें ना।
आप आज देखें ना, अब एक नई नई बातें आ रही हैं। अब जो कसूरी साहब मैं अब्दुल्ला भाई जरा अगर मैं क्विकली इसको कह दूं, कसूरी साहब ने जो अब एक रिट जमा करा दी कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब ये किस तरफ इंडिकेटर्स जा रहे हैं? लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। आप लड़ना चाहते हैं, आप कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे? क्या कानून के अंदर, क्या पाकिस्तान के आइन में इस किस्म की कोई चीज़ मौजूद है? तो फिर आप ऑपोजिशन को क्या देंगे, यानी कि कुछ देंगे? मैं सर अगर क्विकली, कराची चूँकि बड़ा अहम है और मैं मुसलसल कराची पे बात करता आ रहा हूँ, शहर कायद में मौजूद हैं जनरल साहब खुद। जनरल साहब सिर्फ मुझे एक प्रिसाइज कमेंट मैं तीनों से आपसे ले पाऊँगा। मुझे आप बता दें, इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज़ तो ख़त्म हो गए, वसीम अख्तर साहब का मामला, इमरान खान साहब कभी मैं जुम्मे को आऊँगा, कभी हफ्ते को आऊँगा, आके बड़े पैकेज का ऐलान करूँगा। कोई आपको संजीदा नज़र आ रहा है कराची के मसले को लेकर इस सारी सूरत हाल में? मैं किसी एक की बात नहीं करूँगा सर। ये जो टीवी पे भाग दौड़ देख रहे हैं कि लोग पानी के जहाँ पर है वहाँ विजिट भी कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, तो भाग दौड़ से तो ये पता चलता है कि शायद कुछ सीरियसनेस हो, क्योंकि लोगों के टेम्पर जो हैं वो बहुत राइज कर गए हैं और लोग ये करप्शन से, मिसमैनेजमेंट से, मिस गवर्नेंस से, महंगाई से और हुकूमती नाअहली जो है दफ्तरों में लोगों के धक्के पड़ते हैं, उससे लोग पहले बहुत जो है परेशान हैं। और अब एक आफत आसमानी भी आ गई है इन पर, और साल से जो इसके ऊपर मामलों को एड्रेस करना चाहिए जिस तरीके से, वो सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। अब ये जो सिलसिला है सिंध में, लोकल बॉडीज जो हैं उसकी काफ़ी पावर जो हैं वो प्रोविंशलाइज कर ली गई हैं, और जिस तरह तमाम दुनिया के बड़े शहरों में एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोपोलियन लोकल गवर्नमेंट होती है जो हर लिहाज से टैक्स भी जमा करती है और हर लिहाज से अपनी पॉलिसी चलाती है, वो कराची में ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हौच पौच है। 12 साल से जो बिल्डिंग कंट्रोल है वो सिंध हुकूमत के पास है, वाटर बोर्ड उनके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी इलाकों का उनके पास है, तो हौच पौच निज़ाम है। और टैक्सेशन वगैरह जमा करने की भी जो है वो ज़्यादातर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो जब तक ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा और नेक नियति के साथ एक लेजिस्लेशन नहीं होगी, पावर मेयर को नहीं होंगी, तो ये मसले खड़े होते रहेंगे, शहर इस तरह खराब होता रहेगा। और बिल्कुल सही सर। में भी फिर वही बात आ जाती है कि जब आपकी हुकूमत नहीं है सिंध में, तो आपको मफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। आपको सिंध हुकूमत के साथ बैठकर मामला तय करके लेजिस्लेशन एक अच्छा लॉ बनाना चाहिए लोकल बॉडीज का, और उनकी पैसे से मदद करनी चाहिए ताकि पता चले मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ भी कन्फ्रंटेशन है, हर वक्त कन्फ्रंटेशन है, जो हम देख देख के परेशान हो गए अभी। ये कब तक आप पर लोग झगड़ेंगे, कब हमारे मसलों को अटेंड करना शुरू करेंगे? मुबशिर साहब, आप कैसे देखते हैं सर? कोई संजीदगी आपको किसी भी एंड से नज़र आ रही है, या यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ सियासत है, पॉइंट स्कोरिंग है, ब्लेम गेम है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है? देखिए, कराची जितना अहम तरीन शहर है उतना ही बदकिस्मत शहर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेक्स बहुत हाई हैं। उस पर अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़े प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या MKM को या PTI को, वो करना चाहिए था। मुझे तो इमरान खान साहब के इंतखाबी वादे याद आ रहे हैं जो उन्होंने कराची के हवाले से किए थे। मसलन दरख्तों का किया था कि वहाँ पे मैं सुनामी बिलियन ट्री उधर भी शुरू करूँगा। उसके अलावा कराची के हवाले से पानी का मसला, बाकी ड्रेन का मसला, ये वेस्ट का मसला, ये सारे वादे वो कर चुके थे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारे वादे थे जो वफा होने थे, यकीनन वो उस तरह से नहीं हुए। मैं चाहूँगा गुल साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। सर, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहले जो पैकेज पिछले साल ऐलान हुआ था उसके मुतल्लिक क्यों नहीं कोई बात की जाती? पहले बताएं कि उसका क्या बना, वो कहाँ गया, किस तरह इस्तेमाल हुआ, क्या कानून, जब तक कि आप कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे और रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश नहीं कराएंगे, तब तक इसी तरीके से एम्बेजलमेंट होती रहेगी और चीज़ों को इधर उधर जो है वो सियासत की नज़र होना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक हम नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात कर रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी पे क्यों नहीं जोर दिया जा रहा?
आखिर क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया? देखिए कराची जो है वो निगलेक्टेड है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आपको बनानी पड़ेगी, लोगों को जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपनी पावर्स को सरेंडर करना पड़ेगा और उनको पावर एक आदमी को अपना इमाम चुनना पड़ेगा, उसके पीछे काम करना पड़ेगा और उसके अंदर फेडरल की जो है वो सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। ये लेजिस्लेट भी करना पड़ेगा फेडरल सतह के ऊपर भी और सूबाई सतह के ऊपर भी, और ये जब तक के, क्योंकि फेडरल जो होता है, वज़ीर आज़म जो होता है वो एक बड़ा इंसान होता है, उसको अपने आप का एक बुर्दबारी शो करनी पड़ेगी। उसका अगर काम 70% वो करेगा तो 30% दूसरे भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि 70% जो है वो सूबाई हुकूमत करेगी और 30% वज़ीर आज़म करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। फौज के बुनियाद के ऊपर आप किस किस जगह को, कोविड हुआ फौज आई, टिड्डी दल आया फौज आई, सैलाब आया फौज आई, जलजला अभी आता है फौज आती है, आपको दीगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फौज आती है, आपके लिए किधर हैं बाकी लोग? दीगर इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक ही इदारे से आप तमाम तर चीज़ों की तवक्को करें, ये भी कतन दुरुस्त नहीं है। और दीगर जो मामलात हैं, बिलखसूस कराची के अवाम के मसाइल, ओवरऑल भी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर अंदाज में हम इस सारे मामले से को ओवरकम कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।